2 अक्टूबर सन 2025 पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक शिपमेंट अमेरिका को डिस्पैच कर दी। इस शिपमेंट में एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स, नियोडीमियम और प्रासियोडीमियम शामिल थे। ये पहली बार था कि पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स की कोई भी शिपमेंट अमेरिका के हवाले की। $500 मिलियन की ये डील सितंबर में साइन हुई और अक्टूबर में पहली शिपमेंट रवाना हो गई और उसके बाद दोनों तरफ खामोशी। जैसे ये शिपमेंट रवाना हुई, इसके बाद ये खबर मीडिया में गर्दिश करने लगी कि अमेरिका ने सिमिलर डील, सेम डील इंडिया के साथ भी साइन कर रखी है। इस खबर को लेकर बहुत शोर होना चाहिए था, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया। पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज ने इल्जाम लगाया कि ये एक सीक्रेट डील है, लॉपसाइडेड डील है, एक कॉलोनियल रिपीट है, लेकिन शायद इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1899 में पैसिफिक ओशन के एक छोटे से जजीरे पे। इस जजीरे का नाम है नोरो और ये 21 किलोमीटर का जजीरा दुनिया के रिमोट तरीन आइलैंड्स में से एक है। इससे करीब तरीन मुल्क ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए भी सैकड़ों किलोमीटर का सफर दरकार है। सन 1899 में इस जजीरे पर एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और इस जजीरे से एक पत्थर को उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। यह ऑफिसर वापस ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी लैंड करता है और इस पत्थर को अपने दफ्तर में एक डोर स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल करता है। कोई नहीं जानता कि दुनिया का यह महंगा तरीन पत्थर डोर स्टॉपर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके 3 साल के बाद एक इंसान को यह आइडिया आता है कि ये जो नायाब पत्थर हम नोरो से लेकर आए हैं, क्यों ना इस पत्थर का टेस्ट किया जाए। जब इस पत्थर का टेस्ट किया जाता है तो पता ये चलता है कि इस पत्थर के अंदर दुनिया का प्योरेस्ट फॉस्फेट मौजूद है और उसके बाद कहानी बदल जाती है। नोरो की तकदीर बदल जाती है और अगले 3 साल में सन 1906 में ब्रिटिश कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज रुख करती हैं इस छोटे से जजीरे का कि जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 11,000 होती है और फिर इस जजीरे की तकदीर बदल जाती है। नोरो की तकदीर कुछ ऐसे बदलती है कि सन 1906 से लेकर सन 2000 तक इतनी कंपनीज नोरो का रुख करती हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि नोरो के लोगों का पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज कर जाता है। सन 1970 आते आते नोरो का जीडीपी और पर कैपिटा सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाता है। 11,000 की ये आबादी अब दुनिया की लग्जरीज अफोर्ड करती है, प्राइवेट जेट्स में घूमती है, इनकी तकदीर बदल जाती है। लेकिन सन 2000 आते आते नोरो की जमीन से 8 करोड़ मेट्रिक टन मिनरल्स निकाले जाते हैं। नोरो की जमीन तबाह हो जाती है, ये मुल्क कंगाल हो जाता है और फिर ये कंपनीज नोरो से एग्जिट करती हैं और एक बार फिर नोरो की तकदीर यू टर्न ले लेती है। आज नोरो की 90% आबादी मोटापे का, ओबेसिटी का शिकार है, इंपोर्टेड फूड पर डिपेंडेंट है, इकोनॉमी ना होने के बराबर है और इनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक है और वो ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूजीज को डिटेन करना और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से पैसे कमाना है। नोरो की तकदीर ने तो यू टर्न ले लिया, पर क्या यही कहानी पाकिस्तान और भारत के साथ रिपीट की जा रही है? कहानी शायद वही है, लेकिन इस बार मिनरल्स अलग हैं। जिस फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि इस एक फोन के अंदर तकरीबन 17 रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। हर फोन के अंदर तकरीबन 0.03 ग्राम रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। F-35 फाइटर जेट में 418 किलोग्राम रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं और वर्जिनिया सबमरीन के अंदर 4,600 किलोग्राम रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तकरीबन एक फाइटर जेट के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ मोबाइल फोन्स के बराबर रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल किए जाते हैं। आज ये रेयर अर्थ मिनरल्स मिसाइल के अंदर, ड्रोन्स में, प्रिसिजन वेपन्स में, नाइट गॉगल्स में, रेडार सिस्टम में, हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं।
इसका मतलब यह है कि आज मॉडर्न वॉरफेयर के लिए यह इंतहाई जरूरी है और इसके बगैर ना मॉडर्न वॉरफेयर लड़ी जा सकती है, ना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सकता है, ना दुनिया की टेक्नोलॉजिकल डिमांड को पूरा किया जा सकता है। और इस सब के ऊपर सिर्फ एक मुल्क का कंट्रोल है। रेयर अर्थ मिनरल्स का यह मतलब थोड़ी है कि वो रेयर हैं। एक्चुअली वो दुनिया में बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं। सिर्फ सिलसिला ये कि एक बेवकूफ इंसान उठा, उसको लगा ये रेयर हैं, उस गोरे ने उसको रेयर अर्थ मिनरल्स का, पूरी दुनिया ने मान लिया। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में बेशुमार जगहों पर हैं। सिर्फ बात ये कि वो दुनिया में कॉन्सेंट्रेशन के साथ चंद जगहों पर अवेलेबल हैं, बट क्लासिफाई करने के लिए हम आज भी उसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1992 में, जब चाइना के प्रेसिडेंट डेंग जियाओपिंग ने यह फैसला किया कि चाइना को एक इंडस्ट्रियल नेशन के तौर पर दुनिया पे राइज देना है और दुनिया में राइज देने के लिए हर कौम को कुछ कंपैरेटिव एडवांटेज और कुछ कंपेटिटिव एडवांटेजेस की जरूरत होती है। इस बात को ऐसे समझें कि आप एक काम अच्छा करते हैं, पर वो काम मैं आपसे ज्यादा अच्छा करता हूं, ये मेरा आपके ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज है। और एक काम आप बिल्कुल नहीं करते, पर वो काम मैं बहुत अच्छा करता हूं, तो ये मेरा आपके ऊपर कंपेटिटिव एडवांटेज है। चाइना ने फैसला ये किया कि हमारा दुनिया में कंपीट करने के लिए कंपैरेटिव और कंपेटिटिव एडवांटेज वो रेयर अर्थ मिनरल्स बनेंगे जो हमारे पास बोटो के इलाके में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसलिए डेंग जियाओपिंग ने कहा कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अमेरिका में भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स 1990 में एक बड़ी माइन में डिस्कवर हुए कैलिफोर्निया की रियासत में, और इसका नाम रखा गया माउंटेन पास। लेकिन इस सबसे बड़ी माइन को एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से बंद कर दिया गया और अमेरिका ने सोचा कि जब सस्ता सामान सामने वाली दुकान से मिल रहा है तो अपना माल निकालने की जरूरत क्या है, और अमेरिका ने चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदने शुरू कर दिए। चाइना को पिछले 40 सालों में इतना कंपैरेटिव और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हुआ कि आज ग्लोबल स्केल में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स को देखें तो आप सुनकर हैरान हो जाते हैं। आज चाइना ग्लोबल माइनिंग का 70%, ग्लोबल प्रोसेसिंग का 90%, मिनरल्स की सेपरेशन का 85% और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग का 94% ओन करता है। आपको ग्लोबल सप्लाई चेन की आयरनी बताऊं कि अमेरिका माइन करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को और माइन करने के बाद उन्हें भेज देता है चाइना प्रोसेसिंग के लिए। चाइना उन्हें प्रोसेस करता है और वापस भेज देता है अमेरिका। अमेरिका उसे F-35 में इस्तेमाल करता है और फिर वही फाइटर जेट पोटेंशियली चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। हर मुल्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा लतीफा है। आज चाइना को पिछले 40 सालों में इतना कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो चुका है कि चाइना जिसको चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स पर ब्लैकमेल भी कर सकता है। चाइना ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिसंबर 2024 में रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा दिया। 4 रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंप्लीट बैन लगाया और अप्रैल 2025 में 7 और रेयर अर्थ मिनरल्स को भी बैन कर दिया। फिर अक्टूबर 2025 में 5 एडिशनल रेयर अर्थ मिनरल्स को भी बंद कर दिया और उसके बाद सेपरेशन इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। नतीजतन मई 2025 तक चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर 74% तक गिर गई और जैसे ही एक्सपोर्ट गिरी, इसके बाद टेस्ला, जनरल मोटर्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स सब लाइन में लग गए। अमेरिका की पेंटागन ने सोचा कि हम इस तरह तो पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, लिहाजा पेंटागन ने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी में जिसका नाम है MP मिनरल्स, और ये इन्वेस्टमेंट की गई डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत, यानी कोरियन वॉर के जमाने का वो एक्ट जो ये कहता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट के बदले में जो प्रोडक्शन हासिल की जाए उस पर सबसे पहला हक पेंटागन का होगा। और फर्स्ट परचेस एग्रीमेंट के नाम पर यह एग्रीमेंट मंजरे आम पर आया। दैट शोज कि अमेरिका की डेस्परेशन कितनी है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। और फिर तारीख ने देखा कि सितंबर 26, 2025 का दिन आया कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। सितंबर 2025 में होने वाली व्हाइट हाउस में इस मुलाकात में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल रखे गए, एंटीमनी, कॉपर, रेयर अर्थ ओर्स। और फिर 8 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के FWO और यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के बीच में एक MOU साइन हुआ, $500 मिलियन का पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, और 2 अक्टूबर को पहली शिपमेंट अमेरिका के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान ने अमेरिका को वो एंटीमनी भेजा जो चाइना ने दिसंबर 2024 में बैन कर दिया था, जिसकी एक्सपोर्ट रोक दी थी, उसे पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 में अमेरिका को सौंप दिया। USGS का डेटा कहता है कि अमेरिका में 2023 में एंटीमनी की प्रोडक्शन 0 थी। आज चाइना दुनिया की एंटीमनी की मार्केट का 48% ऑपरेट करता है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद उस वक्त की जब अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है इंडिया की। सितंबर 2024 में पाकिस्तान और USA के बीच में एक मुआहिदा तय होता है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और उसके ठीक 1 महीने के बाद अक्टूबर 2024 में इंडिया और US के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक MOU साइन होता है। ठीक 1 महीने के अंदर 2 एग्रीमेंट साइन होते हैं जिनकी लैंग्वेज सेम है, फ्रेमवर्क सेम है, और पेंटागन दोनों एग्रीमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये कोई कोइंसिडेंस है या कोऑर्डिनेशन? देखो, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हूं, लेकिन जब 2 और 2 4 नहीं बनाते तब कहानी समझने का ज्यादा मजा आता है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। पाकिस्तान से चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, फास्ट एक्सट्रैक्शन, एंटीमनी, लिथियम पोटेंशियल, कॉपर और गोल्ड, और इंडिया से चाहिए प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बीच सैंड मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब, और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स और सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करेगा अमेरिका खुद। अब सवाल यह है कि इंडिया के पास आज दुनिया के 8% ग्लोबल रिजर्व्स हैं, विच इज अराउंड 7 मिलियन टन्स, लेकिन प्रोडक्शन 1% से भी कम है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास आज जो बीच सैंड मौजूद है उसमें थोरियम मिक्स है, और उसके लिए एटॉमिक एनर्जी के रेगुलेशंस दरकार हैं, प्राइवेट माइनिंग को खोलना दरकार है, जिसे 2016 से इंडिया ने बैन कर रखा है। आज इंडिया प्राइमरीली रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है USA को, UK को, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और जापान को, लेकिन चाइना ने अप्रैल 2025 में इंडिया पे एक्सपोर्ट कर्व लगा दिया और इंडिया की EV इंडस्ट्री हॉल्ट होकर रह गई। TVS मोटर्स, बजाज ऑटो पार्ट्स सब डिले हो गए, और जून 2025 में बदले में इंडिया ने जापान के रेयर अर्थ मिनरल्स को सस्पेंड कर दिया ताकि अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा कर सके। लेकिन आज भी इंडिया का 82% मैग्नेट्स की डिमांड चाइना से पूरी होती है। तो सवाल यह है कि जब इंडिया ये डिमांड पूरी कर नहीं सकता तो अमेरिका को इंडिया की भी जरूरत है और पाकिस्तान की भी जरूरत है। उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। अमेरिका को हर उस मुल्क की जरूरत है जो इस वक्त उसकी डिमांड चाइना के मुकाबले में पूरी कर सके। अमेरिका खुद भी कमीशन कर रहा है कि डीप सी के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन शुरू की जाए, और दुनिया के जिस मुल्क से रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं वो अमेरिका की डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करें। अमेरिका ने सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से डील नहीं की, अमेरिका ने थाईलैंड और मैक्सिको के साथ भी डील की, और एंटीमनी थाईलैंड से भी और मैक्सिको से भी हासिल करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई इंसान क्रिकेट खेलना चाहे तो वो अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसे सब प्लेयर्स की जरूरत होती है। और जियोपॉलिटिक्स इतनी इंट्रिकेट है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ नहीं आता कि कौन सा प्लेयर दोस्त है और कौन सा प्लेयर दुश्मन। थाईलैंड और मैक्सिको से जो एक्सपोर्ट्स रेयर अर्थ मिनरल्स की अमेरिका में लैंड कर रही हैं, आज मीडिया रिपोर्ट करता है कि वो भी रीलेबल होकर चाइना से ही आ रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की यूनिपेट इंडस्ट्री, जिसने 3000 टन रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को भेजे, उसकी पेरेंट कंपनी यंगसन केमिकल्स है, जो कि खुद चाइना की कंपनी है। और ये जियोपॉलिटिक्स का खुद से एक बहुत बड़ा लतीफा है। इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट पिवट पे बात करते हैं
पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। पाकिस्तान का क्लेम यह है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन ये तो सवाल भी नहीं है। सवाल यह है कि इसमें से कितने रिकवरेबल हैं। जब आप दुनिया के डेटा को स्टडी करेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास जितने रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स हैं उसमें से शायद 100 से 300 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स रिकवरेबल हैं, और वो भी दिहाइयों पर फैला हुआ। यानी पाकिस्तान टियर 1 कंट्रीज में शामिल नहीं होता। इसके रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बराबर नहीं है। इसके रिजर्व्स अगर हैं तो वो टियर 2 कंट्रीज के बराबर हैं, यानी वियतनाम के बराबर हैं या फिर म्यांमार के बराबर हैं। और ये रिजर्व्स ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से आते हैं, जहां पर ऑलरेडी पावर्टी 70% है। तो यहां पर एक सवाल बनेगा कि ऐसे केस में इस इलाके की पावर्टी का क्या बनेगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट का क्या बनेगा, और ये प्रॉफिट किसको जाएगा। आज पाकिस्तान में सैंडक से कॉपर के रिजर्व्स निकाले जाते हैं। पिछले 20 साल से ये माइंस ऑपरेशनल हैं, लेकिन इसका कंट्रोल चाइना के हाथ में है। लिहाजा बहुत जरूरी है उन मुल्कों को एक नजर देखना जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड कर गए। सबसे पहला नाम आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, जहां पर कोबाल्ट के कितने रिजर्व्स निकले, लेकिन वो आज भी गरीब है। वेनेजुएला ऑयल प्रोडक्शन में दुनिया में उसने नाम कमाया, लेकिन उनकी इकॉनमी आज भी कोलैप्स्ड है। नोरू, जिसके लोग इतने अमीर हो गए कि प्राइवेट जेट में घूमना शुरू हो गए, आज अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और यही बात इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो कौम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी इकोनॉमी को बैंक कर देती है, वो कौम, वो मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो दुनिया में ये मुल्क हैं और दूसरी तरफ है नॉर्वे, एक ऐसा मुल्क जिसने अपने तेल से अपना सॉवरन वेल्थ फंड क्रिएट किया और $1.5 ट्रिलियन से अपनी जनरेशंस के मुस्तकबिल को सिक्योर किया। आज दोनों रास्ते पाकिस्तान के सामने हैं कि पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में नॉर्वे बनना है या फिर नोरू।